नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं संध्या शर्मा लेकर हाजिर हूं आप सभी का पसंदीदा शो न्यूज पंच। इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक पहुंचाएंगे वो खबरें जिन पर रहती है आपकी नजर। न्यूज पंच में सिर्फ खबर नहीं बल्कि होगी खबर की पूरी पड़ताल। तथ्यों और आंकड़ों के जरिए आपको समझाएंगे खबर का हर एक बिंदु। साथ ही ग्राउंड जीरो पर मौजूद अपनी टीम से जानेंगे एक एक अपडेट। और आज न्यूज पंच के जरिए जिन खबरों पर होगी हमारी नजर, सबसे पहले करते हैं उन खबरों का रुख, यानी कि टॉप लाइन्स का रुख। तो सबसे पहले आपको लेकर के चलेंगे झारखंड के रांची और आपको बताएंगे कि सोरेन सरकार की बदसलूकी किस तरह से बदस्तूर जारी है। आपको विस्तार से इस खबर के बारे में बताएंगे। इसके अलावा एक और खबर के माध्यम से आपको लेकर के चलेंगे हिंदू शरणार्थियों की कहानी बताने के लिए, क्योंकि हिंदू शरणार्थियों को अब राहत मिलते हुए नजर आ रही है और सीएए पर बड़ा ऐलान भी मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने किया है। क्या है ये बड़ा ऐलान और किस तरह से निभाया जा रहा है अपना किया हुआ वादा, विस्तार से आपको बताएंगे इस खबर के बारे में भी। इसके अलावा हिंदू ही टारगेट क्यों, सबसे बड़ा सवाल अब राहुल गांधी पर ये उठ रहा है। क्यों उठ रहे हैं ये सवाल और आखिर राहुल गांधी ने अपने चिर परिचित अंदाज में एक बार फिर से क्या कुछ दे डाला है बयान, विस्तार से आपको बताएंगे इस खबर के बारे में भी। तो आइए न्यूज पंच की करते हैं शुरुआत और सबसे पहले बात रांची की करते हैं। तो पिछले दिनों रांची में छात्रों द्वारा किए गए पुतला दहन की आंच सोरेन सरकार को तपा रही है। दरअसल यहां छात्रा के साथ हुई बदसलूकी ने रांची की प्रशासनिक व्यवस्था को भी सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है और यही वजह है कि अब भारतीय जनता पार्टी भी सोरेन सरकार की मोर्चेबंदी कर चुकी है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी को एक और मौका मिल चुका है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने मजिस्ट्रेट घेराव का जहां ऐलान कर दिया, तो वहीं जेएमएम के कार्यकर्ताओं की गुंडाई पर भी मुखरता से कार्रवाई की मांग उठा डाली है। वहीं प्रभावित प्रतिमा ने राहुल गांधी को आड़े हाथ लिया है। तो आइए विस्तार से एक एक करके आपको बताते हैं इस पूरी खबर के हर एक पहलू के बारे में। तो छात्रा के साथ बदसलूकी का पूरा मामला रांची में प्रतिमा कुमारी की आप बीती यहां पर सामने आई है, जहां उसने बताया कि किस तरह से उसके साथ छेड़खानी हुई, मारपीट की गई और इतना ही नहीं धमकी भी दी गई। कोतवाली थाना पहुंची छात्रा और जेएमएम महानगर अध्यक्ष पर आरोप लगाए गए हैं। छात्रा के अलावा आपको बता दें कि बाबूलाल मरांडी लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि जेएमएम के जो कार्यकर्ता हैं वो गुंडाई किस तरह से कर रहे हैं। आपको बता दें कि 8 के खिलाफ लिखित में शिकायत भी छात्रा के द्वारा दर्ज कराई गई है। अब इस पूरे मामले में जेएमएम पर गंभीर आरोप लगे हैं। क्या लगे हैं आपको बताएं कि 21 अगस्त की जो घटना है, यहीं से ये पूरा की पूरा मामला गर्माता हुआ नजर आया। तो अब सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर प्रतिमा क्या कुछ कह रही है अपनी आप बीती के बारे में। मैं जब रो रो के चीख चीख के प्रशासन से ये गुहार लगा रही थी 21 तारीख को कि जो लड़का मुझे छेड़ा है, जो मेरे गर्दन पे हाथ रखा है, जो मेरा दुपट्टा खींचा है, आप उसको चिन्हित करिए और उसको खोजिए। क्या प्रशासन को भारी पड़ गया? क्या सरकार को भारी पड़ गई इस चीज में, या फिर प्रशासन सरकार पे भारी पड़ रही है, या फिर सरकार प्रशासन पे भारी पड़ रही है? ये एक सवाल है। 26 दिनों से हम लोगों ने लगातार धरना प्रदर्शन किया, अनशन पे बैठे हमारे सभी छात्र गुहार लगा रही थी आपसे मिलने के लिए, आप आए तक नहीं, और आप बाहर जाके बोल रहे कि हम छात्र के साथ हैं, हम महिला के साथ हैं। कहाँ हैं सर आप? मैं इसी बात पे राहुल गांधी से भी सवाल करना चाहती हूँ। आप जो पुणे में जाके 70 लाख महिलाओं को बोल रहे हैं चीख चीख कर कि हम उनके साथ हैं, तो आप झारखंड के छात्रों के साथ क्यों नहीं है? यहाँ की महिलाएं सुरक्षित नहीं है आपकी सरकार में। और आप सेंट्रल का बात करते हैं, आप बार बार बोलते हैं कि हमें सेंट्रल दे दो, हमें देश दे दो। कैसे दे दे आपको देश? यहाँ झारखंड के बच्चे सुरक्षित नहीं है रोड पे, आपको देश हम कैसे दे दे? तो एक बड़ा सवाल प्रतिमा उठाती हुई यहाँ पर नजर आ रही है कि झारखंड और रांची में ही छात्राएं सुरक्षित नहीं हैं, महिलाओं का लगातार अपमान किया जा रहा है। और एक बड़ा सवाल कि आखिर राहुल गांधी कहाँ हैं? वो राजनीति तो कर रहे हैं, लेकिन आखिर क्यों नहीं हम छात्राओं की, हम महिलाओं की बात सुनी जा रही है? तो आपको बताएं कि बदसलूकी पर भारतीय जनता पार्टी भी अब एक बार आक्रामक हो चुकी है। जेएमएम कार्यकर्ताओं पर केस की मांग यहाँ पर साफ तौर पर उठा दी गई है। आरोपियों पर कार्रवाई की जो मांग है वो तेज करी गई है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि बाबूलाल मरांडी ने पूरा की पूरा मोर्चा संभाल लिया है और उन्होंने साफ तौर पर कहा
कि जेएमएम के जो कार्यकर्ता हैं वो गुंडागर्दी कर रहे हैं। तो बदसलूकी पर भारतीय जनता पार्टी आक्रामक है। छात्रा के साथ बदसलूकी जो हुई है उसको लेकर के भाजपा में भी आक्रोश व्याप्त आ रहा है। और इसके अलावा बाबूलाल मरांडी ने हमला बोला है, खुल करके उन्होंने निशाना साधा है जेएमएम सरकार पर, सोरेन सरकार पर। क्या कह रहे हैं बाबूलाल मरांडी, सुनिए। ये सरकारी तंत्र किस प्रकार से वेंडिक्ट होकर के आंदोलनकारियों अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, उन लोगों के ऊपर केस कर रहे हैं। लेकिन वही मजिस्ट्रेट जो उस जुलूस में सरकार की जो पुतला दहन के लिए वहां छीना झपटी कर रहे हैं, वहां मारपीट कर रहे हैं, वहां गुंडागर्दी कर रहे हैं, उन लोगों के ऊपर मजिस्ट्रेट केस नहीं करते हैं। इस पूरी खबर पर ताजा अपडेट लेते हैं। हमारे संवाददाता दिवाकर हमारे साथ जुड़ गए हैं रांची से। दिवाकर, एक कहावत मुझे याद आ रही है, कहते हैं ना कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। कुछ इसी तरह का माजरा क्या यहाँ पर नजर आ रहा है? क्योंकि जिस तरह से प्रतिमा अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए थाने पहुंची और वो साफ तौर पर कह रही है कि किस तरह से उसके साथ बदसलूकी की गई। वहीं अगर बाबूलाल मरांडी को भी सुने तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि छात्र जो है वो आंदोलन प्रदर्शन कर रहे थे, तो उनका लोकतांत्रिक अधिकार भी है। देखिए, निश्चित तौर पर झारखंड में स्थिति थोड़ी सी गंभीर होती इसलिए जा रही है कि छात्रों का आंदोलन बेहद ही शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था। ये पुतला दहन का कार्यक्रम जो 2 दिन पहले हो रहा था, उस पर सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए छात्र उतर रहे थे सड़कों पर। इनके पुतले छीन लिए जाते हैं और उसमें सीधा सीधी आरोप लगता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने यह कार्रवाई की है। और उसके बाद ये तस्वीरें भी मीडिया के सामने आती है कि किस तरीके से जो ये लड़कियां प्रतिमा कुमारी है, इनके साथ वहाँ पर एक तरीके से इनके गला पे खरोच आता है, तमाम तरह की चीजें साफ तौर पर वहाँ पर दिखती है। और उसके बाद जो छात्र हैं, विद्यार्थी हैं, उस पर एफआईआर हो जाता है और उसके बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं पर एफआईआर नहीं होता है। तो ये दबाव उसके बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी की ओर से बनाया जाता है। हालांकि कुछ जगहों पर जो हजारीबाग है, गिरिडीह है, इन जगहों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं पर बाद में एफआईआर दबाव के बाद किया गया। लेकिन कल प्रतिमा, चूंकि प्रतिमा का कहना है कि वो 2 दिनों से सदमे में थी और जिस तरीके का माहौल यहाँ पर हो गया था तो वो डरी हुई महसूस कर रही थी, इसलिए वो घर से बाहर नहीं निकल रही थी। लेकिन कल वो घर से बाहर निकली और जब वो थाने में पहुंची तो उनका केस रजिस्टर नहीं किया जा रहा था। फिर बाद में बाबूलाल मरांडी पहुंचे, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता पहुंचे और उसके बाद उन्होंने केस दर्ज कराया। तो इस तरह की चीजें निकलकर सामने आ रही है। तो कहीं ना कहीं सरकार इस मोर्चे पर घिरती हुई नजर आ रही है और प्रशासन भी अब कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी पर के निशाने पर आ गई है। बिल्कुल बिल्कुल दिवाकर, निशाने पर है और मजिस्ट्रेट की भूमिका पर भी यहाँ पर बाबूलाल मरांडी ने साफ तौर पर सवाल उठाए हैं। वहीं अगर प्रतिमा के बयान को अगर हम सुने तो उन्होंने राहुल गांधी की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। देखिए, निश्चित तौर पर प्रतिमा ने भी कहा और इसके पहले भी जो दूसरे छात्र नेता हैं या विद्यार्थी हैं, वो भी लगातार संवाद कर रहे हैं और लगातार बोल रहे हैं कि किस तरीके से राहुल गांधी देश के अलग अलग शहरों में जाते हैं, इलाहाबाद में जाते हैं, पुणे में जाते हैं और युवा संवाद करते हैं, छात्रों की बात करते हैं कि वो युवाओं के साथ खड़े हैं, छात्रों के लिए न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन झारखंड उनको क्यों नहीं दिखाई देता? झारखंड तो उनको आना चाहिए था। झारखंड में युवाओं के साथ अन्याय हो रहा है, देख रहे हैं कि लड़कियों के साथ छेड़छाड़ तक की घटनाएं हो जा रही है, लेकिन राहुल गांधी इस पर कुछ नहीं बोलते। तो इस तरह के आरोप खुलकर अब लड़कियां लगा रही हैं, विद्यार्थी लगा रहे हैं कि कांग्रेस का झारखंड में एक दूसरा चेहरा देखने को मिलता है, क्योंकि वो यहां सरकार में है इसलिए वो विरोध नहीं करती और सरकार के जो कह सकते हैं प्रशासन की जो टीम है वो छात्रों पर डंडा चलाती है। तो राहुल गांधी भी घिर रहे हैं, हेमंत सोरेन भी घिरते हुए, और जो सरकार की अब तक की कार्रवाइयां हुई है उससे भी कहीं ना कहीं सवाल जो है वो विद्यार्थी सरकार पर उठा रहे हैं कि सिर्फ जो है ये आंदोलन को खत्म करने का प्रयास हुआ है। लेकिन आज देखना होगा, चूंकि आज राज्य कैबिनेट की बैठक है और सरकार ने जो कुछ प्रॉमिसेस किए थे कि कैसे जो परीक्षा प्रणालियों में रिफॉर्म को लेकर एक कमेटी बनाने की बात है, आज देखना होगा कि उस कमेटी में किन किन सदस्यों को रखा जाता है। चलिए, इस समय का इंतजार हम सभी को है और निश्चित तौर पर छात्रों को भी है। बहुत बहुत धन्यवाद दिवाकर तमाम जानकारी के साथ हमसे जुड़ने के लिए। और इसके साथ ही न्यूज पंच में फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। हिंग देना, वो वाली MDH की सुपर हींग। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। असली मसाले सच सच MDH। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। यार कैसे ले पाएंगे घर? नहीं, आज गर्मी बहुत है ना? यस, बहुत ही ज्यादा। पापा
घर खरीदने की प्लानिंग इज नॉट इजी। विनी, लॉन्ग टर्म सेविंग्स का बेस्ट प्लान बताना। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान। LIC और सेविंग्स। यस, इसमें इंश्योरेंस और फंड्स दोनों में इन्वेस्ट करके गोल्स के हिसाब से सम अश्योर्ड एडजस्ट कर सकते हो। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान, फ्यूचर इंश्योर्ड, ग्रोथ अश्योर्ड। और ब्रेक के बाद न्यूज पंच में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए रुक करते हैं हमारी अगली खबर का, और ये खबर है पश्चिम बंगाल से। जी हां, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने संशोधित नागरिकता कानून यानी कि CAA के तहत नागरिकता के लिए आवेदन करने वालों को खुशखबरी दी है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने एक बार फिर दोहराया है कि ये हमारा जो वादा है उसे हम पूरा कर रहे हैं। इस पूरी व्यवस्था में जिला अधिकारियों की भूमिका बहुत ही अहम है, जिनके जरिए तेजी से इस काम को पूरा करने के लिए आगे बढ़ाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने और भी कई बड़ी बातों का यहाँ पर जिक्र किया है। क्या क्या उन्होंने कहा है विस्तार के साथ आपको बताएंगे। साथ ही साथ इस पूरी खबर पर जुड़ेंगे हमारे संवाददाता, जिनसे जानेंगे एक एक पहलू। लेकिन सबसे पहले कुछ तथ्य और आंकड़े आपके साथ करते हैं साझा। तो आपको बता दें कि जल्द मिलेगी नागरिकता। जी हां, जो नागरिकता प्रदान की जा रही है इसमें और भी तेजी लाई जाएगी पश्चिम बंगाल में, क्योंकि एक्शन में लगातार है शुभेंदु सरकार और एक एक करके जो महत्वपूर्ण वादे किए गए थे वो पूरे किए जा रहे हैं। उसी कड़ी में ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण वादा है जिसको निभाने के लिए शुभेंदु सरकार लगातार काम कर रही है। हिंदू शरणार्थियों के लिए एक तरह से ये बहुत अच्छी खबर है, खुशखबरी है, जिसे गुड न्यूज कह सकते हैं। और आपको बता दें कि सर्टिफिकेट जारी करने की प्रक्रिया को और भी तेज किया जाएगा, इसमें और भी गति प्रदान की जाएगी और जो पीड़ित शरणार्थी हैं उनसे आवेदन की अपील भी की जा रही है। यानी कि आप आवेदन कीजिए और उसके बाद आपको प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा अगर उसकी जांच में आप सही पाए जाते हैं, पात्र पाए जाते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल सरकार जो है उसे पूरे अधिकार भी प्रदान कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने इन अधिकारों की जानकारी भी दी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि CAA पर बंगाल सरकार को अधिकार केंद्र सरकार से मिल गए हैं और इसीलिए हमने कहा कि जो मजिस्ट्रेट हैं उनकी जो भूमिका है, जो जिला प्रशासन की भूमिका है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। और अब तक के आंकड़े अगर आपको बताएं तो 23,000 लोगों को नागरिकता प्रदान की जा चुकी है, यानी कि उन्हें प्रमाण पत्र दे दिए गए हैं। 2.03 लाख आवेदन प्राप्त हुए थे, जिसमें से 23,000 पात्र पाए गए, यानी कि 10% पात्र पाए गए जिन्हें प्रमाण पत्र दे दिए गए। और बाकी आवेदन जो हैं उन्हें भी जल्द ही कार्रवाई में लिया जाएगा और DM के जरिए ये सर्टिफिकेट्स प्रदान किए जाएंगे। अब मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने और क्या क्या बातें कही है, पहले वो सुनिए। सेंट्रल गवर्नमेंट ने हम लोग को पावर एलोकेट कर दिया। नाउ रिस्पॉन्सिबिलिटी गोज टू स्टेट गवर्नमेंट। द हिंदू जो हमारी शरणार्थी है वो लोग को अभी तुरंत सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। सर्टिफिकेट बाद वोटर लिस्ट में नाम भी आ जाएगा। হরিপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের হিন্দুকে দিয়েছিলেন আবাসের বাড়ি, একটা গ্রাম অ্যাপিজমেন্ট, একটা গ্রামে 86% হিন্দু বাস করে, 54 জনকে আবাস দিয়েছেন, 2 জন হিন্দু 52 জন मुसलमान। कमिटमेंट था हमारा। अमित शाह जी ने मुझे कमिट किया था चुनाव के दौरान, बीजेपी का सरकार लाइए, सरकार को दे दो, कर दिया। ही इज ऑल्सो मैन ऑफ वर्ड। मोदी जी, अमित शाह जी को, पूरा भारत सरकार को मैं आभार प्रकट कर रहा हूं। इन्होंने इतना बड़ा जिम्मेदारी दे दिया, बाकी काम तो मेरा है। तो अब आपने सुना कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी गृह मंत्री अमित शाह का जिक्र भी कर रहे थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि किस तरह से हमने जो वादे किए हैं उन वादों को हम निभा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने, आपको याद होगा कि 21 अगस्त को सिलीगुड़ी में एक रैली के दौरान पहले ममता सरकार पर हमला बोला था और उसके बाद बांग्लादेशी हिंदू, सिख और जैन शरणार्थियों से 6 महीने के भीतर ही नागरिकता देने का वादा भी किया था। और क्या कुछ कहा था, एक बार सुनिए। कि जब मैं CAA का कानून लेकर आया, ममता बनर्जी मेरा मखौल उड़ाती थी, मजाक उड़ाती थी। कैसे करोगे, हम नहीं मानेंगे। ममता दीदी, आपने तो नहीं माना, मगर आपकी सरकार भी गई और आप भी गई। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मैं बांग्लादेश से आए हुए हिंदू, सिख, जैन शरणार्थियों को
वादा कर कर जाता हूं कि 6 माह में आप सभी को हम नागरिकता दे देंगे। भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने अपने सारे अधिकार बंगाल सरकार के 8 कलेक्टरों को दे दिए हैं सीएए को फाइनल करने के लिए। जितने भी शरणार्थी है वो सारे यहां पर सुनिश्चित रूप से सम्मान के साथ भारत की नागरिकता प्राप्त करेंगे। घुसपैठिए खुश न हो जाए, क्योंकि हमारी बंगाल सरकार का अटल फैसला है डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट। और इस पूरी खबर पर कोलकाता से जुड़ गए हमारे संवाददाता प्रसेनजीत बख्शी। दादा, ममता बनर्जी ने जो मजाक उड़ाया था, उस मजाक पर भारतीय जनता पार्टी का वादा भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, देखिए, ममता बनर्जी मजाक की थी और पश्चिम बंगाल के लोगों ने उनके साथ मजाक कर दिए हैं, क्योंकि आज उनको ये कहना पड़ रहा है कि मुझे घर से निकालने नहीं दिया जा रहा है। वो बात अलग है, वो सियासी बात हम नहीं करेंगे, लेकिन जो कल चीफ मिनिस्टर शुभेंदु अधिकारी ने बताया और गृह मंत्री अमित शाह ने कि ये बड़ी बात है कि बंगाल की 8 डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, यहाँ पे कलेक्टर नहीं कहला जाता है, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहला जाता है, तो 8 ऐसा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को पूरी तरह से ये क्षमता दिया हुआ है कि जो गृह मंत्री गृह दफ्तर का होता है वैसा ही पूरी तरह से दे दिया गया है कि वो अपने लेवल पर ही जो सीएए की एप्लीकेशन उनके पास पहुंचेगा, उनका पूरी तरह से छानबीन करके नागरिकता दे दे। तो ये बड़ी बात है, क्योंकि ये 8 जो डिस्ट्रिक्ट है, ये 8 डिस्ट्रिक्ट में ज्यादा से ज्यादा पूर्वी पाकिस्तान या आज की बांग्लादेश से आए हुए जो हिंदू शरणार्थी है और बाकी जो शरणार्थी है वो वहां पे रहते हैं। तो जितने जल्दी हो सके इन लोगों को नागरिकता दिया जाए सीएए के तहत, इसकी पूरी तैयारी सिलीगुड़ी की बैठक में 3 दिन वहां पे गृह मंत्री थे, वहां पे ये सारे विषय पर पूरी तरह से चर्चा करके वो 8 कलेक्टर या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को पूरी तरह से पावर ऑफ अटॉर्नी जिसको कहते हैं वो दे दिया गया। और शुभेंदु जी भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये वादा कर दिया कि जितना जल्दी हो सके, गृह मंत्री ने 6 महीने के एक डेडलाइन रखे है, लेकिन शुभेंदु का कहना है कि जितना जल्दी हो सके ये जो एप्लीकेशन करेंगे और जितना भी एप्लीकेशन मिलेगा सबका जो डिस्पोजल है जल्दी से जल्दी किया जाएगा। ये जो हिंदू शरणार्थी आज भी बांग्लादेश से आते रहते हैं उनके लिए और सबके लिए एक बड़ी बात है संध्या। और दादा, इसमें 2 तरह की तस्वीरें साफ तौर पर नजर आ रही होगी कि जिन लोगों को नागरिकता प्रमाण पत्र मिल रहे हैं निश्चित तौर पर वो खुश होंगे, और वहीं दूसरी तरफ जो घुसपैठिए हैं उन पर साफ तौर पर रोक और लगाम लगती हुई नजर आ रही है। और अमित शाह गृह मंत्री साफ तौर पर अपने संबोधन में कह भी चुके हैं कि घुसपैठियों पर लगाम लगाई जाएगी तो वो अब खुश नहीं होंगे बल्कि मायूस होते हुए नजर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दादा तमाम जानकारी के साथ हमसे जुड़ने के लिए। और आइए अब रुक करते हैं हमारी अगली खबर का। आपको बता दें कि राहुल गांधी अपने ही बयान में एक बार फिर से उलझ गए हैं। उनके बयान पर अब केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने निशाना साधा है। मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि महिलाओं के अधिकारों की बात करते समय सभी समुदायों की महिलाओं को समान रूप से शामिल किया जाना चाहिए। कांग्रेस कहती है पितृसत्ता खत्म करो, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि केवल हिंदू समाज पर ही निशाना क्यों? मंत्री रिजिजू ने आगे और भी कई बड़ी बातों का जिक्र किया है। विस्तार से आपको बताएंगे कि किस तरह से पूरी की पूरी कांग्रेस और राहुल गांधी एक बार फिर से अपने ही बयानों में उलझती हुई नजर आ रही है। तो आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। आपको बता दें कि महिलाओं के अधिकारों की बात करते समय सभी समुदायों की महिलाओं को समान रूप से शामिल किया जाना चाहिए। ये बात केंद्रीय मंत्री ने कही है। किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी पर एक बार फिर से निशाना साधा और सवाल भी खड़े किए कि आखिर आपके निशाने पर हिंदू ही क्यों रहते हैं? पितृसत्ता खत्म करो, ये बात कहते हैं आप, लेकिन सवाल यहाँ पर यह उठता है कि हमेशा केवल हिंदू समाज पर ही आप क्यों निशाना साधते हैं? उन्होंने पूछा कि अल्पसंख्यक महिलाओं के अधिकारों की बात क्यों नहीं होती, और क्या मुस्लिम बेटियां हमारी बहनें और बेटियां नहीं हैं?
किरेन रिजिजू ने लगातार कांग्रेस पर हमला बोला और राहुल गांधी को उनके ही बयानों में उलझा दिया। और यहीं पर यह सवाल उठता है कि आखिर क्यों आप अलग अलग समुदायों की बात करते हैं, तो राहुल के निशाने पर क्यों आखिर है हिंदू समाज, ये एक बड़ा सवाल है। मंत्री किरेन रिजिजू ने अपनी पोस्ट में आगे क्या कुछ कहा है वो भी आपको बताते हैं। आपको बताएं कि आज भारत की बेटियां इसरो में नेतृत्व कर रही हैं। आपको बताएं कि लड़ाकू विमान उड़ा रही हैं। ये बात भी कही कि किस तरह से आसमान की ऊंची उड़ान भारत की बेटियां लगातार उड़ रही हैं। लेकिन कांग्रेस का जो चाल चरित्र और चेहरा है वो लगातार राहुल गांधी के बयानों के माध्यम से सामने आता है। लखपति दीदियां, ड्रोन दीदियां किस तरह से आज देश की विकास गाथा लिख रही है, हम सभी के सामने है। बेटियों की उपलब्धियों को आप क्यों नहीं मानते हैं, यानी कि आप बेटियों की उपलब्धियों को कमतर आंकने का काम क्यों करते हैं और समाज को बांटने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। यानी कि कोई भी समाज की बेटी हो, बेटियां देश की है और आपको ये समझना होगा। और इतना ही नहीं, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने तो निशाना साधा ही साधा, लेकिन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के निशाने पर भी है कांग्रेस और राहुल गांधी। क्या कहा उन्होंने, ये भी आपको सुनवाते हैं। इनके मन में महिलाओं को आरक्षण देना नहीं है, इसलिए इन्होंने उसके खिलाफ वोट किया और उसको पराजित किया। महिलाओं को आरक्षण देने का अवसर प्राप्त हुआ, उस समय एनडीए के पास 3/4 2/3 मेजॉरिटी ने ऐसा ध्यान में आने के बाद महिला विरोधी नीति उन्होंने सामने लाई और उसका विरोध किया। इसलिए चिदम्बरम जी, आप सभी महिला आरक्षण विरोधी है। आप 2029 में महिलाओं को आरक्षण नहीं देना चाहते, लेकिन मुझे विश्वास है मेरे नेता नरेंद्र मोदी जी चाहे कुछ भी हो जाए 2029 में महिलाओं को आरक्षण देकर रहेंगे। तो आप सब महिला आरक्षण के विरोधी हैं, ये बात साफ तौर पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं और पूरे कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं, राहुल गांधी पर निशाना साध रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जब महिला आरक्षण की बात आती है तो ये वही कांग्रेस है जो वॉकआउट करती है, विरोध करती है, धरने प्रदर्शन पर आमादा हो जाती है। लेकिन हम देख रहे हैं कि बयानबाजी में तो राहुल गांधी साफ तौर पर कहते हैं कि हम तो महिलाओं के प्रति सम्मान रखते हैं या महिलाओं की बात करते हैं। लेकिन ये जो कांग्रेस लगातार हम देख रहे हैं ना कि चाल चरित्र और चेहरा किस तरह का है, वो उनके बयानों से कहीं ना कहीं उजागर होता है, उनकी कार्यशैली से उजागर होता है, क्योंकि आप काम किसी और तरीके से करते हैं और बयाने में कुछ और कहते हैं। हाल ही में जब हमने मॉनसून सत्र देखा तो तब भी देखा कि कांग्रेस का किस तरह का चेहरा था, किस तरह से महिला विरोधी आचरण अपनाया गया। पिछले दिनों हमने ये भी आपको सुनवाया कि भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता स्मृति ईरानी ने भी साफ तौर पर कहा था कि अगर आप महिलाओं के प्रति इतनी ही संवेदना रखते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो महिला आरक्षण की बात कर रहे हैं, फिर आप क्यों नहीं साथ देते हैं, फिर आप क्यों नहीं आगे आते हैं। और इस तरह से आप बयानबाजी कर करके ये बताते हैं कि हम तो महिलाओं के पक्षधर हैं, लेकिन आपकी कथनी और करनी में साफ तौर पर फर्क नजर आता है। तो लगातार हम देख रहे हैं कि राहुल गांधी एक बार फिर अपने ही बयानों में फंसते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जिस तरह की प्रतिक्रियाएं निकल करके सामने आ रही है तो ये साफ तौर पर कांग्रेस को घेरने का काम कर रही है। तो लगातार राहुल गांधी अपने ही बयानों में हमेशा ही फंसते हैं। ये कोई पहला मामला नहीं है कि पहली बार वो अपने ही बयान में घिरते हुए नजर आए हों। लेकिन ये राहुल गांधी को भी समझना चाहिए कि अगर आपको लगता है कि आप महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, अगर आप महिलाओं के पक्षधर हैं, तो फिर वो सब कुछ आपकी कार्यशैली में भी नजर आना चाहिए, क्योंकि जिस सदन में आपको मौका मिलता है वहां पर आप महिलाओं के सम्मान, महिलाओं के आरक्षण की बात नहीं करते हैं। वहां पर आप सत्ता पक्ष का साथ देते हुए नजर बिल्कुल भी नहीं आते हैं और वहीं दूसरी तरफ आप बयानबाजी करते हैं। और इसके साथ ही न्यूज़ पंच में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। न्यूज पंच